संस्कृत भाषी ब्लॉग पर आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, अजंत पुल्लिंग प्रकरण और तिङंत प्रकरण पढ़ चुके होंगे। उसके बाद कृदंत प्रकरण आता है। कृदंत प्रकरण को संज्ञा, संधि, सुबंत और तिङंत के बाद लिखने का प्रयोजन ये है कि तिङंत प्रकरण में जो प्रक्रियाएं होती है उसमें पूर्ववर्ती प्रकरणों का कार्य होता है, सूत्रों का कार्य होता है। जैसे कुछ संज्ञा विधायक सूत्र भी यहाँ आएंगे। जो हम लोग संधि आगे करेंगे, प्रत्यय करेंगे, प्रत्ययों के बीच में संधियां होंगी तो संधि भी जरूरत है। सुबंत की आवश्यकता यह है कि सूत्र है एक कृतद्धित समासाश्च, कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद जो स्वादुत्पत्ति होती है उसके लिए भी यहाँ हमें सुबंत प्रकरण की जानकारी आवश्यक है। उसके बाद तिङंत प्रकरण में ये जो कृत प्रत्यय है ये धातु से विहित होते हैं। जैसे तिङ प्रत्यय धातु से विहित होते हैं वैसे ही कृत प्रत्यय भी धातु से विहित होते हैं। अब ये जानना है कि इस कृदंत प्रकरण में धातोः सूत्र का अधिकार है। धातोः सूत्र के अधिकार में होने वाले सभी प्रत्यय धातु से विहित होते हैं। कृत प्रत्यय भी धातु से विहित होते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि धातु से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो तिङ प्रत्यय होते हैं और दूसरा कौन प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय होता है। ये दो प्रत्यय होते हैं। तो कृदंत प्रकरण पढ़ने के लिए आवश्यक है कि हमें संधि का भी थोड़ा बहुत जानकारी हो हमारे पास और सुबंत की भी जानकारी हो और तिङंत प्रक्रिया की भी जानकारी हो। ये जब जानकारी हो जाती है तब हम ठीक से कृत प्रत्यय प्रकरण को समझ पाते हैं। यह जो प्रत्यय है धातु के बाद आएंगे। कृत प्रत्यय कहाँ आएंगे? धातु के बाद आएंगे। ये धातु से पहले आएंगे या बाद में आएंगे? जो भी प्रत्यय हो, चाहे शुभ प्रत्यय हो, वो धातु से पहले होते हैं या बाद में होते हैं? सत्यम, कहाँ होते हैं? शुभ प्रत्यय होंगे तो जो प्रातिपदिक होगा उसके पहले वो प्रत्यय होगा या प्रातिपदिक के बाद उसको रखा जाएगा? कहाँ रखा जाएगा? उसके बाद में। बाद में रखा जाता है। कोई नियम है इसके लिए कि बाद में ही रखा जाए? प्रत्ययः परस्य ज्ञाप प्रातिपदिकात्। हाँ, यहाँ दो सूत्र है, प्रत्ययः परश्च। ये निर्देश करता है कि प्रत्यय जो भी होंगे वो बाद में आएंगे। तो वहां चूंकि हम लोग रामः रूप की सिद्धि देखते हैं, प्रातिपदिक शब्दों की रूप सिद्धि देखते हैं, तो प्रातिपदिक शब्द के बाद में प्रत्यय आएंगे। वहां सुप प्रत्यय आता है, सुवादि की उत्पत्ति होती है, तो वहां बाद में आएंगे। यहाँ कृत प्रत्यय है तो कृत प्रत्यय भी कहाँ आएंगे? धातु के बाद में आएंगे। यहां तक तो हो गया। और ज्ञाप प्रातिपदिकात कहता है ञंत, आवंत और प्रातिपदिक से परे सु आदि की उत्पत्ति हो। तो जब हम कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेते हैं कृत प्रत्ययों की, तब क्या होता है? वहां जाकर के सु आदि विभक्तियों की उत्पत्ति होती है। अपना माइक सब लोग म्यूट रखिएगा। चूंकि कृत प्रत्यय प्रकरण को पढ़ने के लिए, कृदंत प्रकरण को पढ़ने के लिए जरूरी है कि पूर्ववर्ती प्रकरणों को समझ लिया जाए। यदि हम पहले के प्रकरण को नहीं समझें और प्रक्रिया को, तो फिर वो सूत्र बार बार आएंगे। अब रिहलो और णेत से जब णेत प्रत्यय करने के लिए चलेंगे, णकार की संज्ञा करेंगे, तो वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। अचो यत से यत प्रत्यय आप करेंगे तो तकार की इत संज्ञा लोप करने चलेंगे, तो इत संज्ञा विधायक सूत्र आपको हलंत्यम याद होना चाहिए और तस्य लोप सूत्र याद होना चाहिए। तो संज्ञा विधायक सूत्र ये सभी जब ये आप कर लेंगे
उसके बाद ही जाकर के आप कृत प्रत्यय को समझ पाएंगे, कृदंत प्रकरण को समझ पाएंगे। तो इतना स्पष्ट हो गया कि क्या क्या हमें पढ़ने की आवश्यकता है। जी आकाश, समझ में आया? जी मैं अभी ऐड हुआ हूँ। अभी हुआ। मैं कह रहा था कि कृदंत प्रकरण को पढ़ने के लिए हमें संज्ञा प्रकरण, संधि, सुबंत और तिङंत, इन प्रकरणों की सामान्य जानकारी चाहिए। और उदाहरण के लिए बताया कि कृदंत में 2 प्रत्यय बताया अभी, अणेथ प्रत्यय और यत। अचो यत से हम यत करते हैं। अब यत प्रत्यय करते हैं, यो ही रहता है इसमें, तो कहाँ जाता है? तो की इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। अब जब तक हम इत संज्ञा विधायक सूत्र को नहीं जानेंगे, हलंत्यम को नहीं जानेंगे, यहाँ की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संज्ञा प्रकरण में आया हुआ जो हलंत्यम सूत्र है वो भी याद होना चाहिए, और तस्य लोपः भी याद होना चाहिए। तो वरदराजाचार्य ने जो कृदंत प्रकरण को रखा, वह इन सारे प्रकरणों को कर लेने के बाद, प्रक्रिया को समझा लेने के बाद, तब जाकर के कृदंत प्रकरण को रखा है। अन्यथा वो क्या करते, सुबंत के बाद भी तो रख सकते थे इस प्रकरण को, कृदंत को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? वो जानते थे कि कृदंत प्रकरण में जो प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, वो किससे होते हैं? धातु से विहित होते हैं। इसीलिए इसका क्रम बाद में रखा है। तो पूर्ववर्ती सूत्रों को, जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं, उनको एक बार समझ लेने की आवश्यकता होती है। अब सबसे इसको, कृदंत प्रकरण को 4 भागों में बांटा गया है। जब आवश्यकता नहीं हो माइक म्यूट कर लेते हैं। कौन कौन प्रकरण है इसमें? एक है कृत्य, और दूसरा है पूर्व कृदंत, तीसरा है उणादि, और चौथा कौन सा है? उत्तर कृदंत। ये 4 भागों में बांटा इसको गया है। ये स्पष्ट है? 4 भागों में इसको बांट दिया गया है। तो सबसे पहले कृत्य प्रत्यय प्रकरण यहां पर आया है। कौन प्रकरण आया है यहां पर? कृत्य प्रत्यय का प्रकरण आया है। कृदंत में ही कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, 7 ऐसे प्रत्यय हैं जिसकी कृत्य संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा होती है? कृत्य। शेष की कृत संज्ञा होती है, और इस प्रकरण में कृत्य संज्ञा होती है। तो ये कृत संज्ञा भी होगी और कृत्य संज्ञा भी, 2 संज्ञाएं होगी जो कृत्य प्रकरण हम लोग पढ़ते, अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस कृदंत के प्रत्ययों की कृत संज्ञा हो या कृत्य संज्ञा हो, दोनों हो, दोनों क्रिया को व्यक्त करता है। क्रिया माने जाना, खाना, पढ़ना, ये सभी क्रियाएं हैं। गच्छति, पठति, लिखति, खेलति, यह 3 प्रत्यय हुआ। और यही काम हम क्या करते हैं? कृदंत प्रकरण से जब भूतकाल का प्रयोग करना होता है, अगच्छत भी कहते हैं और गतः या गतवान भी कह लेते हैं। तो जो कार्य 3 प्रत्यय से करते हैं, वह कार्य हम कृत प्रत्यय से भी, कृदंत प्रत्यय से भी कर लेते हैं। ये भी स्पष्ट हो गया। इसके बाद अब चलते हैं, यहाँ जो कृदंत प्रकरण है, अब आगे देखेंगे कि एक प्रत्यय, 100 से अधिक प्रत्यय हैं, उसमें से कुछ प्रत्यय तो ऐसे मिलेंगे जिसके समान अर्थ होते हैं। तो समान अर्थ वाले भी प्रत्यय आपको मिलेंगे। जैसे तव्य, तव्य और अनीयर जो प्रत्यय हैं, एधितव्यम, एधिनियम, ये सभी समान अर्थ में है। एक ही अर्थ के लिए कितने प्रत्यय यहाँ कर दिए गए? 3 प्रत्यय हैं। और असमान अर्थ भी होंगे,
अलग अलग अर्थ वाले भी प्रत्यय होते हैं। तो कई अर्थों वाले भी प्रत्यय हैं, अर्थात एक जो अर्थ को व्यक्त करना हो, जैसे भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करना हो, तो उसके लिए कई प्रत्यय हो सकते हैं। एक क्रिया को व्यक्त करने के लिए कई प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ हुआ है, और कई प्रत्यय मिलकर के एक ही अर्थ को कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। एक और बात समझिए, आप लोगों ने तिङन्त प्रकरण में पढ़ा होगा, ये जो प्रत्यय होते हैं, कहीं कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है, कहीं पर भाव अर्थ में, और कहीं कर्म अर्थ में होता है या नहीं होता है। 3 अर्थ में होता है ना। तब हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाते हैं। जी 3 अर्थों में होता है। तो कृत प्रत्यय सामान्यतः कर्ता अर्थ में होता है। आगे सूत्र इसका आएगा, कर्तरी कृत। कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो। और इसके अपवाद में भी सूत्र मिलते हैं, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। कृत्य प्रत्यय, अक्त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय में बताया था, कृत प्रत्यय में से कुछ 7 ऐसे प्रत्यय हैं, और केलिमर को जोड़ लिया जाए तो 8 हो जाएंगे। इसकी कृत्य संज्ञा भी होती है। तो कृत्य प्रत्यय, अक्त प्रत्यय और खल अर्थ को कहने वाला, जो उत्तर कृदंत में कहा गया खलर्थक प्रत्यय, वो सभी भाव और कर्म में भी होते हैं। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि पहले जो प्रकरणों में हमने पढ़ा था, जब संधि प्रकरण पढ़ रहे थे, तो संधि में कौन सूत्र आया था? एक आद गुण सूत्र आया था। जी सत्यम, आद गुण सूत्र पढ़ लिए थे। जी। आद गुण सूत्र क्या कहता है? अवर्णादचि परे पूर्व परयोः एको गुण आदेशः स्यात्। अवर्ण से अच बाद में हो, तो अच में सारे स्वर वर्ण आ गए या नहीं आ गए? जी आ जाएंगे। आ गए। और अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र क्या कहता है? अक प्रत्याहार से सवर्णी अच प्रत्याहार पर में हो। तो बताओ, यहाँ आदगुण लगेगा या अकः सवर्णे दीर्घ लगेगा? कहाँ क्योंकि पे वहां बोले? आदगुण की भी प्रवृत्ति है, अ के बाद अ है। दैत्यारी उदाहरण दिया लोग सिद्धांत कौमुदी में। जी विद्यालय यहाँ पे उदाहरण लीजिए, तो अवर्ण से अच बाद में है, गुण हो जाना चाहिए। जी लेकिन यहाँ, हाँ, यहाँ पे दीर्घ संधि होगा, क्यों? क्योंकि क्योंकि देखिए एक नियम था कि जो अदेम गुणः है, ये आद गुणः जो है, आद गुणः जो कहता है कि अच प्रत्याहार पर में हो, तो अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। हाँ, लेकिन असम सवर्णी दीर्घ कहता है कि अक से सवर्णी अच पर में हो, लेकिन हम्म, अक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। और हम्म, वही 4 वर्ण अगर पर में हो, तो उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो देश कहेंगे कि कम होता है, यानी उसका स्थान कम होता है दीर्घ का, इसलिए दीर्घ करते हैं। अर्थात यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं, भाष्यकार पतंजलि, कश्चित उत्सर्ग कर्तव्य कश्चित अपवादः। जी कुछ सूत्र, वहां अलग प्रसंग है, शब्दों का कहा कि कितने शब्द कहे जाएं, कहा कुछ उत्सर्ग कर लो, कुछ अपवाद कर लो। ठीक। तो उसी प्रकार ये सूत्र भी हैं। कुछ सूत्र उत्सर्ग हैं। उत्सर्ग का अर्थ होता है सामान्य नियम, जी नित्य जिसकी प्रवृत्ति होती ही होती है, माने होते रहती, सब जगह लागू होता है, वो सार्वजनिक नियम होते हैं। और कश्चित अपवाद, अपवाद कुछ होते हैं जो विशेष व्यवस्था होती है, उसी जी उन्हीं व्यवस्थाओं के भीतर में से कुछ अलग से व्यवस्था जब कर दी जाती है, उसको क्या कह देते हैं यहाँ? अपवाद। अपवाद। ठीक। तो आदगुण का अपवाद है अकः सवर्णे दीर्घ, है ना। जी जी तो हमने ये देखा कि उत्सर्ग का अपवाद शास्त्र बाधक होता है कि नहीं होता है? होता है। तभी अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हुआ।
अब यहाँ पर जब हम कृदंत प्रकरण पढ़ेंगे तो यहाँ भी ये चीज आएगा, कुछ सूत्र उत्सर्ग हैं और कुछ जो हैं अपवाद हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा नियम बदल जाता है। यहाँ उत्सर्ग का अपवाद शास्त्र नित्य बाधक नहीं होता है, वहां नित्य बाधक होता है। यहाँ विकल्प से बाधा होती है। क्या होती है यहाँ? विकल्प से। विकल्प से होता है, अर्थात विकल्प का मतलब कि एक बार उत्सर्ग शास्त्र भी लगेगा, आद्गुण भी लग जाएगा और अकस्वर्णे दीर्घ भी एक बार लगेगा, बारी बारी से दोनों होंगे। विकल्प में यही होता है ना, जी गुरुजी। जैसा कि हम लोगों ने रामात और रामाद में देखा, जस्त विसर्ग विकल्प से किया था, तो दोनों रूप सिद्ध कर लेते हैं, करते हैं या नहीं? जी। लेकिन यहाँ उत्सर्ग और अपवाद में थोड़ा सा है, तो उत्सर्ग और अपवाद को यहाँ विकल्प से समझना चाहिए कृत प्रत्यय। ये सभी भूमिका भाग है मूल पाठ से पहले, ये चीज समझने के लिए, क्योंकि बाद में तो सूत्र पढ़ते जाएंगे और इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये मुख्यतः ये चीज जाना कि कृत प्रत्यय, जिसको आप कृदंत कहते हैं, जी। इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग में इसको बांट सकते हैं। एक, जिसकी हम कृत्य संज्ञा भी करते हैं, उन प्रत्ययों की जिसकी कृत्य संज्ञा भी होती है, वो एक पूर्व कृदंत के रूप में, और एक उत्तर कृदंत के रूप में, और जब इन तीनों से काम न बने उसके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है? उणादि सूत्रों, उणादि सूत्र है। हाँ, एक मियाँ जी आए और वो आकर के कहने लगे, हसन खां भी यहाँ आ चुके हैं, वो आ कहे कि आपका जो शास्त्र है व्याकरण, इसमें मियाँ, मौलाना और मुलुक ये कैसे बनाओगे, बना के दिखाओ। चैलेंज दिया व्याकरण शास्त्र के विद्वान को। जी। तो वो फेराम फंस गए, क्योंकि इस प्रकार का शब्द शास्त्र तो हमारे यहाँ था नहीं, जी। सिद्ध कैसे हो? और व्याकरण का मतलब है कि हर शब्दों की निष्पत्ति होनी चाहिए, उसका अर्थ जी। सुनिश्चित होना चाहिए। तो उसके लिए वैसे शब्दों के लिए जिसको पाणिनि सूत्रों से निष्पत्ति नहीं हो पाती है, अर्थ विनिश्चय हम नहीं कर पाते हैं, अर्थ निर्धारण नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उणादि सूत्र बना दिया। तो ये भी कृत प्रत्यय के ही अंतर्गत उणादि भी आ जाता है। तो 4 प्रकार का ये हो गया, हो गया। ठीक। जी। और इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए संज्ञा सूत्र, संधि के कुछ सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, खास करके 5 संधि, सुबंत के कुछ प्रकरण के सूत्र, विशेष करके राम शब्द हरि शब्द के रूप की सिद्धि में लगने वाले सूत्र, और उसके बाद चूंकि यह धातु से विहित प्रत्यय है, अतः धातु के ज्ञान के लिए हमें तिङंत प्रकरण का ज्ञान आवश्यक है। और तिङंत प्रक्रिया में जो प्रक्रियाएं की जाती सूत्रों द्वारा, वो सभी के वहां प्रत्यय तो वही है, केवल तिंग वहां प्रत्यय है, यहाँ कृत प्रत्यय है, बस प्रत्यय बदला। वहां 18 थे, यहाँ 600 से अधिक कुछ प्रत्यय हो गए, लेकिन प्रक्रिया सब वही है, वही सूत्र सब लगेंगे, इसीलिए उसकी जानकारी आवश्यक है। और हम लोगों ने जाना कि इस प्रकरण को, ये जो प्रत्यय होते हैं ये बाद में आते हैं, सभी प्रत्यय, चाहे सुप हो, तिंग हो, कृत हो, तद्धित हो, सभी प्रत्यय बाद में ही आते हैं, पहले नहीं आते हैं। तिंग जो प्रत्यय होते हैं वह साध्यमान क्रिया है और यह सिद्धक क्रिया है। यह जो कृत प्रत्यय है वह सिद्ध है, निष्पन्न माना जाता है। और जब हम, जैसे हम कार्य करते हैं तिंग प्रत्ययों से, क्रिया की अभिव्यक्ति करते हैं, वैसे ही कृत प्रत्यय से भी कर जाते हैं। उदाहरण में दिया था, अगच्छत कहने के जगह गतः भी कह देते हैं, गतवान भी कह के कार्य चला लेते हैं। तो क्रिया की सिद्धि में इनका भी, क्रिया को व्यक्त करने के लिए कृत प्रत्यय का भी हम लोग उपयोग करते रहते हैं। इसके बाद हमने जाना कि ये जो प्रत्यय होते हैं, जैसे तिंग प्रत्यय
कर्म अर्थ में, भाव अर्थ में भी वहां यक प्रत्यय लगा करके गम्यते, पठ्यते, लिख्यते इत्यादि बनाते हैं। यहाँ अलग से नहीं करते हैं। यहाँ प्रत्ययों में कुछ प्रत्यय जो हैं, सामान्य नियम ये कहा कि कर्तरी कृत, कृत प्रत्यय कर्ता में हो जाए, और शेष जो प्रत्यय होते हैं और उसका अपवाद, उत्सर्ग और अपवाद कहा था कि यह एक सामान्य नियम है, उत्सर्ग नियम है, और अपवाद के लिए अलग अलग सूत्र आते रहे, जिसमें से एक कहा तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, कृत्य प्रत्यय। कृत प्रत्यय के ही अंतर्गत 7 ऐसे प्रत्यय हैं, और एक वार्तिक के प्रत्यय के लिमर को जोड़ लेते हैं तो 8 प्रत्यय हो जाते हैं। ये सभी प्रत्यय किसमें होते हैं? भाव और कर्म में ही होते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि यह उत्सर्ग का अपवाद है, तो आवश्यक नहीं कि हमेशा वह भाव और कर्म में भी हो, वह वैकल्पिक रूप होगा, तो वह कर्ता में भी होगा। ठीक, इतनी बात हम लोग समझ गए थे। इसके बाद अब आगे हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, मूल पाठ को पढ़ेंगे। और उत्सर्ग अपवाद को आप लोग समझ गए थे। मैं ये भी उदाहरण के रूप में दे दिया था कि यहाँ संज्ञा प्रकरण पढ़ने की, उन सूत्रों को पुनः स्मरण करने की क्यों आवश्यकता है, और बताया था कि जैसे हम अचोयत सूत्र आगे पढ़ेंगे, रिहलोर पढ़ेंगे, वहां नकार की इत संज्ञा करनी होगी, यत में तो की इत संज्ञा करने की आवश्यकता होगी। दोनों जगह तो की इत संज्ञा लोप होता है, तो तस्य लोप चाहिए, हलंत्यम से संज्ञा विधायक सूत्र चाहिए, तो वो सभी सूत्रों की आवश्यकता होती है। इन सूत्रों के आवृत्ति की आवश्यकता है। तो ये तो बात हो गई भूमिका भाग की। अब प्रकृत सूत्र में चलते हैं। अभी 15 मिनट का और समय है, और ये पाठ पढ़ लेते हैं। और बीच में जो जो आएगा, ये संस्कृत भाषी ब्लॉग पर इसका आलेख लिख दिया था, वीडियो अभी उपलब्ध नहीं हुआ था, और ये वीडियो जो अभी मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ यहाँ पर डाल भी दूंगा, ताकि जो मूल भाग पर है उसको सुविधा हो जाए ये चीज। 1 मिनट का समय लगेगा, आपके सामने स्क्रिप्ट आ जाएगा और हम लोग उसको पढ़ें। धातु सूत्र है, कहता है आ तृतीय अध्याय समाप्ति पर्यंत उसका अधिकार चलता है। तृतीय अध्याय में 600 के आसपास सूत्र हैं, और उन सूत्रों में इसका अधिकार चलता है, धातोः सूत्र का। तो जो भी यहाँ प्रत्यय होंगे तृतीय अध्याय में कहे हुए सूत्रों के द्वारा जिन प्रत्ययों का विधान होगा, वो सभी प्रत्यय किससे विहित होंगे? धातु से विहित होंगे। यहाँ पाठावलोकन लिखा है, और जो मैं बातें कह रहा था वो सभी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। कुछ चीजें छूटी है, लेकिन विशेष चीजें हैं। एक विशेष ध्यान देने योग्य यहाँ स्क्रिप्ट सामने आ गया है। यहाँ ये है कि जब हम 3 प्रत्ययों की सिद्धि के लिए चलते हैं, तो वहां हमें एक शब्द मिलता है सार्वधातुक, और एक शब्द मिलता है आर्धधातुक। 2 शब्द मिलते हैं। तिंगसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, और आर्धधातुकम शेष से आर्धधातुक संज्ञा होती है। ये 2 सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं। सत्यम जी। इस सूत्र की भी आवश्यकता यहाँ कृत प्रत्यय में, चूंकि धातु से ही है, तो यहाँ भी आवश्यकता होगी। आर्धधातुक संज्ञा होने का फल क्या होता है? क्यों करते हैं ये संज्ञा? ताकि इट का आगम हो। जी। इडागम के लिए हम क्या करते हैं? आर्धधातुक संज्ञा करते हैं। गुण के लिए हम आर्धधातुक संज्ञा करते हैं। ठीक, तो एक बार सार्वधातुक और आर्धधातुक संज्ञा करने वाले सूत्रों को, अर्थात भवती रूप सिद्धि को एक बार देख लेने की आवश्यकता है। और यदि भवती रूप सिद्धि को नहीं देखे और आगे रूप सिद्धि करेंगे, फिर से देखना ही पड़ेगा। वो अपरिहार्य है, उसकी अवहेलना संभव नहीं है, और अवहेलना करके आप कृदंत प्रकरण को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार सुबंत की उत्पत्ति होगी। यहाँ पर स्वाद्युत्पत्ति करेंगे ना कि नहीं करेंगे? यहाँ पे स्वाद्युत्पत्ति कर लेते हैं तो फिर सु और जस इत्यादि विभक्ति आएगी। सुबंत पद होंगे
तो राम, राम, हरि, सखी, इनके समान रूप चलेगा उसका। और हलंत शब्द यदि बनेगा तो हलंत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक के समान रूप चलेगा। चलेगा या नहीं चलेगा? सत्यम चलेगा कि नहीं चलेगा रूप? जी गुरुजी चलेगा। उदाहरण के लिए क्या बताएंगे आप? यहाँ पर उदाहरण देने वाले लोग भी हैं और रोज पढ़ाते हैं। चले गए या हैं? हसन खां बताइए, उदाहरण के रूप में कहाँ आप रूप चला देते हैं कृदंत शब्दों का? जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। सुप्रभातम। सुप्रभातम। जी, एक बार प्रश्न पुनः करें महोदय कृपया। मैं पूछ रहा हूं कि कृदंत प्रत्ययों से जो निष्पन्न शब्द होते हैं उसका शब्द रूप चलता है। जी कौन ऐसा प्रत्यय है जिसका शब्द रूप आप चलाते हैं, ये पूछ रहा हूं। जी, सुबंत में महोदय जब हम चाहे स्त्रीलिंग की विवक्षा हो, पुल्लिंग नपुंसकलिंग हो तो सु और जस जब प्रत्यय लाएंगे। जब वह जी हाँ स्वादित्पत्ति हो गई। हाँ, जी कृत प्रत्यय का नाम बताएं पहले, तब स्वादित्पत्ति करेंगे। जी सत्री प्रत्यय। जी, सत्री प्रत्यांत में विशेषण के रूप में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं सातों कौन, एक विभक्तियों। शब्द बताइए सत्री प्रत्यय लगाया। जैसे सत्री में हमने लगाया तो आप सप्तमी एक वचन में देख लें तो भवती भवती बन जाएगा, या आपका माने पठती बन भवत शब्द जाएगा। बनेगा। सत्री जी भू धातु से भवत बना, सत्री प्रत्यय से। जी और प्रथमा एक वचन में वो हम भवत रूप बना, और जी उसकी जी विभक्ति उसका रूप चलेगा। जी 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 महोदय। और सप्तमी एक वचन में भवती रूप बनेगा। जी ऐसे ही और भी प्रत्यय यहाँ होता है। सानच होता है। जी पचंतम चैत्रम पश्य, उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं पचमानम चैत्रम पश्य। तो शब्द रूप यहाँ चलता है। और आपने बताया अभी भवत शब्द जो है ये हलंत शब्द है। अब हलंत शब्द की रूप चलाने के लिए हमें हलंत शब्द के बारे में प्रक्रिया की जानकारी चाहिए। और यदि हम हलंत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं जानेंगे तो आगे इन प्रत्ययों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर सारांश ये है कि वरदराजाचार्य ने जो रचना की है लघु सिद्धांत कौमुदी, और इसमें जो क्रमिक विकास किया है, उन सबको हमें समझने की आवश्यकता हो जाती है। और बिना समझे हुए एकाएक यदि पढ़ने के लिए चलेंगे तो बहुत सफलता नहीं मिल पाती। यही इस भूमिका भाग में यहाँ पर है, उपलब्ध है, लिखा हुआ है। अब चलते हैं आगे सूत्र पर। इसमें जो लोग नए हैं, सूत्र का उच्चारण नहीं करना जानते हैं, ऑडियो दिया हुआ है, इसको उच्चारण करने के लिए इससे सीख सकते हैं। सूत्र और वृत्ति यहाँ ऑडियो के रूप में उपस्थित है। धातोः सूत्र है, कहता है आ तृतीयाध्याय समाप्तेर ये प्रत्ययाः ते धातोः परे स्युः। आ जो है, आंग जो उपसर्ग है वो मर्यादा और अभिविधि दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। पता है कि नहीं को ये? सत्यम आपको पता है? जी गुरुजी। मर्यादा विविधौ चेयत एतमातम नितम विद्यात वाक्य स्मरणयोरिंगित, ये याद है? नहीं गुरुजी। आंग के दो अर्थ होते हैं, एक मर्यादा तक, आ पाटलिपुत्रम, और अभिविधि। अभिविधि और मर्यादा, इन दोनों में, दोनों के दो अर्थ होते हैं। और इस पर बहुत नैयायिकों में और व्याकरण शास्त्र के विद्वानों में चर्चा परिचर्चा हुई है। और इसको एक बार कहीं से खोजिएगा, देखिएगा कि ये आंग उपसर्ग जो मर्यादा अर्थ को कहता है, अर्थात वहां तक, वहां की सीमा तक, और दूसरा कहता है अभिविधि। तो यहाँ पर मर्यादा है, मर्यादा अर्थ में कहा है तृतीय अध्याय, उसके आगे नहीं बढ़ेगा, अभिविधि में आगे बढ़ने की संभावना रह जाती है।
ये मर्यादा अर्थ में तृतीय अध्याय के आगे तक इस धातु की अनुवृत्ति नहीं जाएगी, इसका अधिकार नहीं होगा। कहाँ तक अधिकार होगा? तृतीय अध्याय समाप्ति पर्यंत जो प्रत्यय कहे गए हैं वो ते शब्द किसके लिए आया है? प्रत्यय के लिए। ते प्रत्ययाः, प्रत्यय शब्द पुल्लिंग का है, प्रत्ययः प्रत्ययौ प्रत्ययाः, और सह तौ ते प्रत्ययाः बहुवचन का है, इसीलिए यहाँ पर ते जो है बहुवचन का है, सर्वनाम पद। ते प्रत्ययाः धातोः परे स्युः, धातु के बाद में हो गया। और यहाँ संक्षेप में निर्देश कर देते हैं कृदतिंग इति कृत संज्ञा। ये जितने प्रत्यय होते हैं इनकी कृत संज्ञा होती है। किस सूत्र से? कृदतिंग। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो पहले मैं बता भी दिया था, और ये भी बता दिया था वा स्वरूपो स्त्रियाम अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपो अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य वादको वा स्यात् स्त्रयधिकारोक्तम बिना। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सूत्र पढ़ने न आता हो, वार्तिक नहीं पढ़ने आता हो, तो बता दे, उनको अभ्यास करा दूंगा। सूत्र पढ़ने आता है वा स्वरूपो स्त्रियाम? आकाश जी सूत्र पढ़ के सुना दीजिए। जी कौन सा? वा स्वरूपो स्त्रियाम। स्वरूप अस्मिन् धात्वधिकारे। नहीं, सूत्र पढ़िए, सूत्र पढ़िए। कौन सा? जी वाला वा स्वरूपो स्त्रियाम। हाँ, शुद्ध पढ़ा। आगे अस्मिन् धात्वधिकारे स्वरूपोपवाद प्रत्यय उपसर्गस्य बाधको वा स्यात् स्त्र्यधिकारोक्तम बिना। बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, कोई दूसरा सत्यम आप पढ़ के सुनाओ। मिल ही नहीं रहा है। आपको ये दिखा दिया मैं। मोबाइल को रोटेट मोड में कर लीजिए और स्क्रीन को फैला लीजिए तो आपको ठीक से दिखेगा। ये कलर कर दिया मैंने, अब दिखा? गुरुजी मेरे पास स्क्रीन है, पास हाँ दिख गया। दिख गया? इसी को पढ़ना। वा वासरूपो स्त्रियाम गलत पढ़ा, अस्मिन् गलत वा पढ़ा। वा स्वरूपो स्त्रियाम, जी वा स्वरूपो स्त्रियाम, ना, गलत है। वा स्वरूपो स्त्रियाम, वास रूपो स्त्रियाम। वा स्वरूपो स्त्रियाम। जी वास मैं रूपो एक बार पुनः पढ़ दूं? नहीं, देखिए है क्या, यहाँ लोग पढ़ने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अधिक लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों कहता हूँ पता है? क्योंकि जो पढ़े ठीक से पढ़ ले। पढ़िए, सत्यम आप पढ़िए। वास रूपो स्त्रियाम। गलती क्या है आप समझिए, गलती क्या कर रहे हैं। गलती ये है कि यहाँ पर आपने संधि प्रकरण तो पढ़ लिया, एंगह पदांता दति पढ़ लिया है। जी जब पूर्व रूप हो गया है तो पूर्व रूप के अनुसार उच्चारण कीजिए। वा स्वरूपो स्त्रियाम। और क्यों बोल रहे हो? और यहाँ है ही नहीं, पूर्व रूप हो गया है। पहले आ नहीं बोल रहे थे, अब आ बोल रहे हैं। गलत है ना, पूर्व रूप हो गया तो ओ के समान उच्चारण होगा। जी वा स्वरूपो स्त्रियाम, वा स्वरूपो स्त्रियाम, वा स्वरूपो स्त्रियाम, वा वा स्वरूपो स्त्रियाम। वा है, स्वरूप शब्द है, और स्त्रियाम है, और तीन शब्द मिलकर के यहाँ बना है। दरअसल जो प्राचीन परंपरा है वहां बताया जाता है
कि वा इति अव्यय पदम असरूपः इति एकांतम प्रथमा एक वचनांतम पदम स्त्रियाम इति सप्तम्यंतम पदम वहां बोला जाता है, पद परिचय कराया जाता है। यहाँ चूंकि वार्तिक है इसीलिए पद परिचय नहीं कराते, अनुवृत्ति नहीं बताते हैं। वो पद्धति थोड़ी ठीक है और उस पद्धति से पढ़ने से उच्चारण भी शुद्ध हो जाता है। चलिए उच्चारण सुन के कर लीजिएगा, इसीलिए ऑडियो लगाया। अब दूसरी चीज मैं कहा कि अधिकारे असरूपो, यहाँ पर भी क्या हुआ है, पूर्व रूप हो गया, तो हम अ को अलग से नहीं बोलते हैं। ये संधि हो गई है ना, वर्ण आपस में मिल चुके हैं, अ जो है वह ए में विलीन हो चुका है, इसीलिए उसकी ध्वनि भी नहीं आई। अस्मिन् धात्वधिकारे स्वरूपोपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्त्रयधिकारोक्तम विना, ये परफेक्ट साउंड है और ये सही उच्चारण है, ऐसे पढ़ना है। व्याकरण का ही लोग शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा तो और कौन करेगा। चलिए आप पढ़ो, कमजोर कड़ी से पढ़ाया जाएगा। सत्यम जी, वृत्ति को पढ़ूं। हाँ, वृत्ति को। अस्मिन् धात्वधिकारे स्वरूपो अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्त्रयधिकारोक्तम विना। हाँ बहुत सुंदर, अच्छा है। और कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लें। सत्यम ऑडियो डाउन। और किन्हीं को पढ़ना? प्रणाम। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। तो हम पढ़ना चाह रहे हैं। पढ़िए। अस्मिन् धात्वधिकारे स्वरूपोपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्स्यधिकारोक्तम बिना। स्त्रयधिकारो, यो का उच्चारण सही कीजिए, स्त्रयधिकारोक्तम जी। विना। जी, अस्मिन् धात्वधिकारे स्वरूपोपवाद प्रत्यय, प्रत्यय नहीं है, बाधको वा। हाँ जी, विसर्ग नहीं है, प्रत्यय। जी 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 जी, हाँ। फिर से बोले। हाँ हाँ, अस्मिन् धात्वधिकारे स्वरूपोपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्यात्धिकारोक्तम बिना। त्रयाधिकारोक्तम विना। देख लीजिएगा, सही परफेक्ट उच्चारण होना चाहिए। जी अस्त्रियाम जी वा अव्यय पदम, जी ठीक। जी असरूपः प्रथमांतम अस्त्रियाम सप्तम्यंतम, यह 3 पद वाला सूत्र है। वा जो है जी अव्यय पद है, कह दिया था। असरूपः प्रथमांत है और स्त्रियाम सप्तम्यंत पद है, 3 पद वाला सूत्र है। यहाँ तत्र की अनुवृत्ति आती है। जो मैंने कहा था कि इस धातु के अधिकार में, धातु सूत्र के अधिकार में जो भी प्रत्यय आएंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, असरूप और अपवाद प्रत्यय। 2 प्रकार के प्रत्यय, कौन, असरूप प्रत्यय और दूसरा कह रहा है अपवाद प्रत्यय। ये 2 प्रकार के प्रत्यय जो हैं ये किसके बाधक हो जाएंगे, उत्सर्ग का बाधक होगा। और वह बाधक कैसे होगा, विकल्प से होगा, ठीक। इस चीज को कल क्लियर और करेंगे कि असरूप यह एक पारिभाषिक शब्द है। अपवाद को आप लोग पहले जान चुके हैं, अपवाद आप लोग पहले देख चुके हैं और अभी चर्चा भी हो गई थी किसका कौन अपवाद है। आद गुणः का अपवाद अकः सवर्णे दीर्घ है। लेकिन असरूप को व्याख्यायित नहीं किया जा सका था। कल 8:15 बजे से कक्षा शुरू करेंगे 9 बजे तक। जिनको इच्छा हो और धीरे पढ़ने की इच्छा हो, बहुत सॉलिड पढ़ने की, वो आवे। चूंकि यहाँ ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है तो एक होता है कृदंत पढ़ना, वो अलग चीज है, और ग्रंथ को पढ़ना एक अलग चीज है। तो ग्रंथ में एक एक शब्द को ठीक से समझ करके, उसके पूरे परिवेश को समझ करके तब पढ़ा जाता है। तो ये धीमे पद्धति से पढ़ाई होती है
सब कुछ ठोक ठठा करके देख लिया जाता है कि आप समझे या नहीं। कल आइएगा तो आज मैं सत्यम का नाम याद कर लिया हूँ, कल यदि ये आ गए तो मैं कल इनसे पूछूंगा कि कल जो पढ़ा था उसमें से कितना याद है, कितना भूल गए। तो याद करके रखिएगा। और 2 दिन आने वाले और 2 दिन भाग जाने वाले न आए, क्योंकि मुझे नाम याद रखना पड़ता है। तो वैसे लोग ना आए, क्यों मेहनत करें, 4 दिन बाद में आप भाग जाओ। अकेले एक आदमी पर्याप्त है पढ़ने के लिए। तो कल यहाँ से फिर कक्षा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद, आप पधारे। यदि कोई जिज्ञासु और पढ़ने वाला हो उनको भी सूचना दे दीजिएगा। और लघु सिद्धांत कौमुदी का यह कृदंत प्रकरण कुछ दिनों तक कक्षा चलेगी। कृदंत प्रकरण यहाँ से आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नमो नमः महोदय। नमो नमः, नमो नमः।